नेक्स्ट पार्ट। दोपहर की सुर्खी बेओकदा की उस सरसब्ज दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बुलंदो बाला उस्मानी महल के सफेद सतून सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नोट ढीली करता गोल चक्कर दराज जीने से ऊपर चढ़ रहा था। इसके जूतों की धमक पे किचन में काम करती आयशा के सब्जी काटने वाले हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान पाशा ही घूमता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई एलिट की तरह कालीन पे भी जूते पहनकर बहुत तफाकुर से चलता था। आयशा ने बहुत ही इसे एमएसएम कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी। वो चाहे तो घर आ सकता है। सो वो आ गया था। इसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए और इन्हें खुश किए बिना बाहर निकली तो इसे अब्दुर्रहमान बलाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे पर दाखिल होता दिखाई दिया। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज कदमों से इसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट करके देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। इसने चौखट पर रुककर सलाम किया। वालेकुम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफे पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर आया था, मगर इसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए हो? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दराज खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशा को बेचैनी हुई। कुछ पेपर थे और एक किताब भी। वो अब घुटनों के बल जमीन पर बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो उदासी से बोली। नहीं। वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो भी कहा था, आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है, मगर तुमने इस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशा, मेरे मामलात में मत बोला करो। इसने मुड़कर एक साथ निगाह आयशा पर डालकर कहा। वो वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? इसने मुझे खसूसन ये बताने के लिए फोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं हूं अब्दुर्रहमान। आयशा ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने की तरह। वो अब टेबल पर रखी किताबें उठा उठाकर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए इसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी इसे किसी दिन। सुर्ख जिल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। इसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई और इसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो इसने पहले वहां रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि इसकी निगाह एक शय पर रुक गई। वो एक स्याही मार पजल बॉक्स था जिसकी चारों तरफ जली हुई लगती थी। इसमें सुनहरी हरूफ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आयशा से वो बॉक्स उठाया, फिर इसको उलट पुलट करके वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले कोड बार के 6 चौखटे बने थे। इनमें मुतफर्रिक हरूफ उभरे हुए थे। वो बॉक्स पकड़े बाहर आया। आयशा किचन से उसी वक्त निकली जब वो सीढ़ियां उतर रहा था। अब्दुर्रहमान ने नामहसूस अंदाज में बॉक्स वाला हाथ पीछे कर लिया। आयशा ने इसे नहीं देखा था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। वो राहदारी से गुजर के पिछले दरवाजे से होता हुआ अगली बागीचे में आ गया। वहां कोने में आयशा की वर्क टेबल रखी थी जिसपे बहारे कोई कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बहारे से वो आते हुए मिल चुका था, सो अब इसे आते देखकर वो सादगी से मुस्कुराती। बहारे वो मधा मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसके करीब आया और पजल बॉक्स के सामने कर दिया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का है। वो यहीं भूल गई। वो हैरत से बोली। कल इसका कजन आया था तो इसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है इसका कजन बहुत हैंडसम है। ये हया का है? अब्दुर्रहमान ने इसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। हाँ, ये उसे किसी ने दिया था। किसने? वो बिना पलक झपके बहारे की आंखों में देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दिए। क्या ये आयशा ने बनाया है? हाँ, मगर तुम इससे पूछना नहीं। इसके खरीदार ने तुम्हें बताने से मना किया था। बहारे की आवाज सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम इसको खोल सकती हो? नहीं, इसकी पहेली अभी हया नहीं हल कर सकी। तुम कर सकते हो? बहारे की आंखें चमक उठी। शायद, मगर बहारे गुल। वो जरा सा झुका और धीरे से बोला। ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक?
ठीक। बहारे ने उलझते हुए सर हिला दिया। मगर इसको तो नहीं, तोड़कर खोलने से इसके अंदर की मौजूद शय तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। वो सर हिलाकर वापस पलट गया। बहारे अपनी कलरिंग बुक छोड़कर इसके पीछे आई। वो जब तक अंदर आई अब्दुर्रहमान ऊपर जा चुका था। वो दबे पांव जीने चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पे अब्दुर्रहमान के कमरे का दरवाजा नीम हुआ था। बहारे ने चौखट के करीब सर निकालकर झांका। अब्दुर्रहमान पजल बॉक्स अलमारी में रख रहा था। अलमारी का पट बंद करके इसने लॉक लगाया और चाबी अपने बेड की साइड टेबल के दराज में डाल दी। बहारे जल्दी से पीछे हट गई और बिल्ली की चाल चलती वापस उतर गई। अब्दुर्रहमान ने वो बॉक्स क्यों रख लिया, इसका जहन कुछ भी समझने से कासिर था। नेक्स्ट पार्ट। अब्बा सुबह पहुंचे थे और अब वो मरमरा होटल में थे। मरमरा होटल टाक्सम में वाक़या है और डीजे ने गरीब आवाम की तरह वो शानदार होटल बाहर से ही देख रखा था। अगर डीजे होती तो वो दोनों इस बात को बहुत एंजॉय करती कि अब्बा इसी होटल में रह रहे थे। इसका ड्राम डीजे के बगैर बहुत अधूरा था। डीजे अभी तक वहीं थी तो वो तो जैसे कहीं गई ही नहीं थी। हाले ने कल ड्राम बदल लिया था। अब वो डीजे के बैंक पे मुंतकिल हो गई थी। अलबत्ता इन दोनों ने इस बैंक से मुल्का खेज डीजे की टूटी ऐनक टेप से जोड़कर रख ली थी। रात अंजुम मांझी और हाले इसी के पास रुक गई थी। वो तीनों घंटों डीजे की बातें करती रही। जब हम पहली दफा आपसे मिले थे तो इसे आपके इंडियन होने पे बहुत इतराज है। इसे पाकिस्तान का T20 फाइनल में आखिरी बॉल पर मिसबा के आउट होने का बहुत दुख था। इसने इसके बाद क्रिकेट देखनी छोड़ दी थी। बाज जो फसल वाकयात से बड़े हो जाते हैं, जैसे डीजे की मोहब्बत से डीजे का दुख बढ़ गया था। और इस्तिकलाल स्ट्रीट में जब इसके और हाले के पास बहुत से वाकयात थे। वो यादों से निकलकर जब सोई तो सुबह देर से उठी। आज छुट्टी थी और इसे अब अब्बा से मिलने जाना था। सो अब वो इसीलिए तैयार हो रही थी। जो गहरा सा फ्रॉक इसने पहना था ये वही था जो वो डीजे के साथ आखिरी दफा पुप्पो के घर पहनकर गई थी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। कुछ याद करके वो उदासी से मुस्कुराई और परफ्यूम उठाया। अभी इसने स्प्रे नोजल पे अंगूठा रखा ही था कि बहारे कहीं आसपास से चीख उठी, ये क्या कर रही हो? अच्छी लड़कियां इतना तेज परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाती। वो एकदम रुक गई। उफ, आयशा गुल और इसकी अच्छी लड़की। इसे इन बातों को अपने जहन पे हावी नहीं करना चाहिए। इसने दोबारा नोजल दबाना चाहा मगर पता नहीं क्यों इसने परफ्यूम वापस रख दिया। अपने बाजू के ऊपरी हिस्से पर दागे गए अल्फाज पे वो पहले ही स्किन कलर का बैंडेज लगा चुकी थी। फ्रॉक के शिफॉन की आसीनों से बाजू झलकते थे। कलर बैंडेज ने इसको ढांप दिया था। इसने साफ दुपट्टा ठीक से शानों पे फैलाया और खुले बालों को कंधे के एक तरफ डालती बाहर निकल आई। अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। वो अपने जहन में गूंजती आवाजों को नजरअंदाज करती सीढ़ियां उतर रही थी। अच्छी लड़कियां अल्लाह तआला की बात मानती हैं। वो सर झटकती आखिरी जीना फैलांग आई। अच्छी लड़कियां। इसने अपना सर उठाकर आसमान को देखा। अंधेरे पे अंधेरे, लहर पे लहर। सुबह के वक्त भी इसे हर तरफ अंधेरा लगने लगा था। इसकी रोशनी कहाँ थी? वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उठाती अंजुम बाजी के अपार्टमेंट की तरफ आ गई। अंजुम बाजी अपना चार्जर इसके कमरे में भूल गई थी। इनका चार्जर लौटाकर इसने अब चले जाना था मगर पता नहीं क्यों वो रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच ब्रेड बना दें, इसने खुद को कहते सुना। हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर इसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसीसी तर्ज की चोटी के बारीक बल बांधते हुए वो हैरत से क्या उठी। वो जरा सी चौंकी। क्या हुआ? तुम्हारे स्कल्प की जिल्द का रंग ऐसे सुर्ख भूरा सा हो रहा है। छाले हुए थे क्या बालों में? नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था। बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। इसने इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खींच रहे थे और सर की जिल्द दर्द कर रही थी मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो विक्स उतारी थी तो इसके बालों को कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, आयशा ने तफसील इसे कभी नहीं बताई थी। इसे नहीं मालूम था कि कभी वो इसके सारे वाक़े की तफसील दोबारा सुन पाएगी। इसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा। इसे पता था कि वो फ्रेंच बैंड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हुसैन और मोमिन गोल्डस्टर शटल से उतर रहे थे जब वो स्टॉप पे पहुंची। मुअत्तसिम से कहना, मुझे इसको कुछ दिखाना है। वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए फिर मुअत्तसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल के टाक्सम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ था। शीशों से ढकी बुलंदों वाला इमारत गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से वहीं
अंदर से भी वही चमकता, आंखों को खीरा करता मंजर। वो पतली हील से पूरे एतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो इसे दूर से ही नजर आ गए थे। इनका इस तरह नीम रुख था, वो खड़े किसी से महज गुफ्तगू थे। वो इनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पे पड़ी। वो एकदम से इसके पांव बर्फ की सिल बन गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं था, इनके कारोबारी शराकतदार लगारी अंकल और वलीद लगारी थे। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चल गई। सर शुक्र के इनमें से किसी की नजर अभी तक इस पर नहीं पड़ी थी। वो काबिल नफरत शख्स कहां से आ गया? वो इसका सामना कैसे करे? वो क्या करे? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज रेस्टरूम की तरफ आ गई। वहां आईने से ढकी दीवार के आगे कितार में बेसन लगे थे। एक तरफ बाथरूम के दरवाजे थे। एक तुर्क लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया इससे फासले पे आईने के आगे खड़ी होगी। अपने अक्स को देखते हुए इसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। जब वलीद ने इसका दुपट्टा खींचा था तो इसकी गर्दन पे रगड़ आ गई थी। डॉली का खुरदरा हाथ, इसका फ्रैंक पैन, मगर यहाँ कोई डॉली नहीं था जो इसके लिए आ जाता। वो अकेली थी, किससे मदद मांगे इससे जो किसी मुश्किल में इसके साथ नहीं होता था। मगर शायद अब की बार इसने जल्दी से मोबाइल पर जहान का नंबर मिलाया। तबील घंटियां जा रही थी। उठा भी चुको वो फोन कहां से लगाए? कोफ ज़दा सी खड़ी थी। आईने में झलकते इसके चेहरे पे अब तक जख्मों के निशान मुंदमिल हो चुके थे। 5वीं घंटी पे जहां की खुमार आलूद आवाज गूंजी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है, बराए मेहरबानी काफी देर बाद राब्ता करें, शुक्रिया। जहान उठो और मेरी बात सुनो। वो झुल्ला सी गई थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मैंने रेस्टोरेंट जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। तुम अभी और इसी बार मरमरा होटल पहुंचो। अब्बा आए हुए हैं और साथ में इनके दोस्त वगैरह भी हैं। मुझे अकेले इनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी आवाज में बेबसी दर आई। साथ खड़ी लड़की अब बालों को ऊंचे जोड़े में बांध रही थी। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। ठीक है, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट। वो जिन लोगों ने तुम्हारे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तुम हो ही इस काबिल। इसने जोर से बटन दबाकर कॉल काटी। तुर्क लड़की अब बेसन की स्लेब पर रखा स्कार्फ उठाकर चेहरे के गिर्द लपेट रही थी। हया चंद लम्हे से इसे बेख्याली में तकती रही। फिर किसी मैकान की अमल के तहत इसने शानों में फैला दुपट्टा उतारा और सर पे रखकर चेहरे के गिर्द तंग हाला बनाकर पल्लू बाए कंधे पे डाल लिया। सब्ज दुपट्टा कर क्रिंकल जॉर्जेट का था और चारों तरफ सफेद मोती बने हुए थे। पाकिस्तान का झंडा कंधे, आस्तीन, कलाइयां तक दुपट्टे में छुप गए। मगर क्या वो अच्छी भी लग रही थी? शायद नहीं। लेकिन किसको? किसी ने इससे सवाल पूछा। एकदम से इसका दिल पुरसुकून हो गया। उस वक्त वो लोगों को अच्छी लगना भी नहीं चाहती थी और ये सब अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नहीं कर रही थी। वो तो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी, अल्लाह ताला के खौफ, इसे अब भी इनमें से कुछ महसूस नहीं हुआ था। अब्बा, इनके अकब में जाकर इसने इनको पुकारा और वो तीनों एक साथ पलटे। ओह माय चाइल्ड। अब्बा खुशी से आगे बढ़े और एक रस्मी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अब्बा से मिली और लगारी अंकल को फासले से सलाम कर दिया। बेटा, ये लगारी हैं मेरे दोस्त और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महजूज मुस्कुराहट के साथ से देखते हुए बोला, मुझे याद नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। जरा रुखाई से कहकर वो अब्बा की तरफ मुड़ी और अपनी बात कारते अमल आने से कबल ही बोली, आपको किधर ले जाऊं अब्बा? इस्तांबुल की सैर आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अंकल, इस्तकलाल स्ट्रीट चलते हैं। इस रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट जरा सिमटी तो थी मगर वो अभी भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तकलाल स्ट्रीट की रौनक से इसका इशारा इस जगह के बाजार और नाइट क्लब की तरफ ही था। जहां तुम कहो, तुम ज्यादा जानती हो इस्तांबुल को, अब्बा मुस्कुराकर बोले। मेरा ख्याल है अब्बा, हम ब्लू मॉस्क की नीली मस्जिद चलते हैं। मैं जहान को भी बता दूं। वो सारा प्रोग्राम बनाकर मोबाइल पे जहान को मैसेज करने लगी। जानबूझकर भी जहान का नाम लेने के बावजूद इन बाप बेटे ने नहीं पूछा कि कौन जहान। इसे मजीद खौफ हुई। इसी खौफजदा अंदाज में इसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क
आया सोफिया और टॉप कीपी जा रहे हैं, तुम इसी जगह आ जाओ और अगर तुम ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख कर दो। फौरन जवाब आया, फाइन, अब मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूंगी। तो क्या टेक्स्ट करोगी? साथ एक मासूम सा मुस्कुराता चेहरा भी था। इसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो इसकी गर्दन दबोच लेती। आया सोफिया टॉप कीपी पैलेस साथ ही वाक़ है और इनके साथ सामने सड़क की दूसरी जानिब इस्तांबुल की मशहूर जमाना नीली मस्जिद। पिछली दफा अगर डीजे और फिर जहां की तबीयत खराब ना हो जाती तो वो लोग नीली मस्जिद जरूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर इसकी अंदरूनी अजमत टाइल्स नीली थी। बाहर इसके गुंबद यूं थे कि गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे और मस्जिद के हाथे के आगे गेट था और इसके बाहर कतार में बेंच लगे थे, यूं कि वो हर दो बेंचेस के दरमियान एक मेज थी। बेंच पर अब्बा मेज की तरफ, जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठे। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था, गो कि अब वो जहां की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहां हर्ष कबूतर फड़फड़ा के उड़ रहे थे, सो इसे इसका दुपट्टा भी फिसलने लगा था। वह बार बार इसे दोनों उंगलियों से पेशानी पे आगे को खींचती। आज इसे अपने सर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था, आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि उमैर खान से मिल लेंगे। अब्बा और लगारी अंकल आपस में महवे गुफ्तगू थे। वलीद इसे नजरों के हसार में लिए इसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़कर लाताल्लुकी से उड़ते कबूतर देख रही थी। दफतन इसने अब्बा और लगारी अंकल को उठते देखा। चौंक कर इसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। इसे बैठने का इशारा करके वो दोनों आगे बढ़ गए। इन्हें कुछ देखना था या कोई मिल गया था या फिर शायद वलीद ने अपने बाप को क्लू दिया था। मना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़कर ना जाते। तो मैं आपको वाकई याद नहीं? वो महजूज अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। हया ने गर्दन फेरकर संजीदगी से इसे देखा। मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत से कुत्ते हैं, मुझे कभी किसी एक कुत्ते का नाम भी याद नहीं। वो जवाबन इसी तरह मुस्कुराया गया। बहुत नेक हो गई हो, मगर इस सुर्ख रंग में आप बहुत अच्छी लगती थी। गुलाब भिंचर रुख मोड़े बैठी रही। कुछ खाएंगी आप? क्या पसंद है आपको खाने में? आपको क्या पसंद है खाने में? फ्राइंग पैन? अब के वो भी तो मुस्कुराकर बोली थी। वो फिर भी डिटाई से मुस्कुराता रहा। गाड़ी नहीं है आपके पास? इधर आपके साथ ड्राइव पे जाना मुझे अच्छा लगता। वो इसे याद दिला रहा था एक संगीन गलती जिसका पर्दा वो कभी भी खोल सकता था। लम्हे भर कर वो अंदर तक काम गई थी। अपनी हद में रहे वलीद साहब, जो रात के अंधेरे में आपको फ्राइंग पैन की एक ज़र्ब से जमीन बोझ कर सकता है, वो दिन की रोशनी में तो इससे भी बदतर कर सकता है। किसी एहसास के तहत इसने चेहरा मोड़ा। दूर से जहां ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। नीली जींस में सफेद टी शर्ट में मुलबूस इसके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। हया की अटकी सांस बहाल हुई। से जिंदगी में कभी जहां सिकंदर को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हुई थी। वो बेख्तियार उठी। गोद में रखा मोबाइल जमीन पर जा गिरा और वो चौंकी और जल्दी से झुककर फोन उठाया। इसकी स्क्रीन पर बड़ी सी खराश पड़ गई। क्या हुआ? इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखते हुए वलीद भी साथ ही उठा था। जी मैडम, आप अपनी बात पे कायम हैं? वो मुस्कुराकर कहते इसके करीब आया। फिर निगाह वलीद पे पड़ी तो इसने सवालिया नजरों से हया को देखा। जहां ये अब्बा की दोस्त के बेटे हैं। अब्बा इनके वालिद के साथ अभी वो आ गए। अब्बा और लगारी अंकल सामने से चलते हुए आ रहे थे। जहां को देखकर अब्बा के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभरी। सॉरी मामू, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मम्मी ने बताया था कि आपने खुद मना कर दिया था। अब्बा से मिलकर वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। लगारी अंकल और वलीद से भी वो इसी खुशदिली से मिला था। अलबत्ता वो दोनों इस्तफहामिया नजरों से सुलेमान साहब को देख रहे थे। इट्स ओके, ऑफिशियली पिक कर लिया गया था हमें, इसीलिए मैंने सबीन को मना कर दिया था। जहान ने मुस्कुराकर सर को जुम्बे से फिर निगाह लगारी अंकल के सवालिया तासुरात पे पड़ी तो जैसे जल्दी से वजाहत दी। मैं जहां सिकंदर सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड।
मरमरा का समंदर एकदम आसमान तक उठा और किसी थाल की तरह इस पर उंडेल दिया गया था। वो इस बौछार में बिल्कुल सुन सी हुई चाहत को देखती रही, जिससे रिश्ते के मुतालिक ना पूछने की इसने कसम खा रखी थी। उस रिश्ते का इकरार यूं इस मंजरनामे में होगा, इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। दामाद? ओह, आई सी। लगारी अंकल ने मुश्किल मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर एक नजर अब्बा पे डाली, जो लम्हे भर को गंग रह गए थे मगर जल्द ही संभल गए थे। मुझे खुशी है जहां कि तुम आए। हालांकि वो इसके आने के बजाय किसी और बात पे खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, और अगर अब भी ना आता तो हया ने मुझसे सारी जिंदगी बात करने का इरादा कर लिया था। इसने मुस्कुराकर कहते हुए हया को देखा, जो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो दोनों हमेशा से ही ऐसे ही आइडियल कपल की तरह बात करते रहे हों, जैसे इनके दरमियान कभी कोई तल्ख कलामी हुई ना हो। वलीद लगारी के चेहरे की मुस्कुराहट फिर यूं गायब हुई कि दोबारा कभी मुस्कुरा न सका। बाद में सारा वक्त वो मोहतात अंदाज में अपने बाप के साथ बैठा रहा। वो अपने सामने अपने शौहर अपने बाप के दरमियान बैठी लड़की पे अब नजर डालने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले जहां ने इन तीनों मेहमानों की बहुत अच्छे तरीके से तवाज़ा की। टॉप किपी और आया सोफिया म्यूजियम की राहदारियों में इनको साथ लिया। वो एक अच्छे गाइड के फराइज अंजाम दे रहा था। आज इस्तांबुल में हया का पहला दिन था, जब वो बहुत एतमाद से जहान के पहलू में चल रही थी। तुम इन दोनों को होटल ड्रॉप करके अब्बा को घर ले जाना, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। अभी मुझे कुछ काम है यहाँ। वापसी के वक्त इसने जहान से धीरे से कहा था। वो शाने उचकाकर बिना एतराज के साथ चला गया। इनके जाने के बाद वो नीली मस्जिद के गेट के अंदर चली आई। इसे यहाँ कोई काम नहीं था, इसे बस कुछ वक्त के लिए तन्हाई चाहिए थी। मस्जिद के हाथे में सब्जाजार पे पानी का फवारा उबल रहा था। ऊंचे गुंबदों पे छांव सी छाई थी। वो सर झुकाए रोशनी पे चलती अंदर आ रही थी। अंधेरों पे अंधेरे, उसके ऊपर लहर, उसके ऊपर बादल। इसके कदमों में थकावट थी, उस शख्स की सी थकावट जिसका सैराब इसे अंधेरों में धकेल देता है। जिंदगी के 22 बरस एक धोखे में गुजार देने के बाद इसको आज पहली बार लगा था कि वो सब सिर्फ एक सैराब था, चमकती रेत जिसे वो आबे हयात समझती थी। और इन्हें बनाया जिसके लिए अल्लाह ताला ने नूर तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। अंदर उस अजीम शान हॉल में वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए थोड़ी इन पे जमाए सारी दुनिया से लाताल्लुक बैठी थी। तो नहीं है इसके लिए कोई नूर। इसने हमेशा अपनी मर्जी की थी। इसने हमेशा अपनी मर्जी करके गलत किया था। इसने बहुत दफा अल्लाह ताला को ना की थी। इसने कभी इसे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा था कि अल्लाह ताला इसे कैसा देखना चाहता है। वो हमेशा वही बनी रही जैसे वो खुद को देखना चाहती थी। वो समझता है इसे पानी, यहाँ तक कि वो इसके करीब पहुंचता तो वहां कुछ नहीं पाता, और इसे इसके करीब अल्लाह ताला को पाता। इसने आंखें बंद करके चेहरा घुटनों में छुपा लिया। जिन दिनों इसका ताजा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, इसने दुपट्टा बिल्कुल गर्दन में लेना शुरू कर दिया था। कितना डांटते थे ताया, फुरकान और अब्बा भी। शुरू में कुछ कह देते, मगर जब वो खामोशी से इनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे निकल जाती तो रफ्ता रफ्ता सबने कहना छोड़ दिया था। फिर इस सफर की नौबत कहाँ आन पहुंची। इसकी वीडियोस को मुजरे का नाम दिया गया। एक बदनाम जमाना आदमी इसके पीछे पड़ा था। सायमा ताई इसके बारे में आगे पीछे हर जगह नाजेबा बातें करती थी, और एक अगवाकार शख्स ने इसके बाजू पे वो नाम दाग दिया था जो शुरफा अपने मुंह से नहीं निकाला करते थे। इसने धीरे से सर उठाया। अल्लाह नूर है, आसमानों और जमीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून मिलता है। कोई इससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में नूर होता है, नूर, ऊपर नूर। इसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ी। इसके बाएं तरफ एक 13-14 साल का तुर्क लड़का आ बैठा था, जिसके एक बाजू पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो गुमसुम सी निगाहों से ऊपर मस्जिद की मुनकश छत को देख रहा था। नूर क्या होता है तुम जानते हो? वो इतने हौले से बोली थी कि अपनी आवाज भी सुनाई ना दी। नूर वो होता है जो अंधेरी सुरंग के दूसरे सिरे पे नजर आता है, गोया किसी पहाड़ से गिरता सोने का चश्मा। वो इसी तरह छत को देखते हुए कह रहा था। और कैसे मिलता है नूर? जो अल्लाह ताला की जितनी मानता है उसे उतना ही नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी का शोले जितना, और किसी का पांव के अंगूठे जितना। लड़के ने सर झुकाकर अपने पांव को देखा। अंगूठे जितना नूर जो जलता बुझता जलता। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बहुत दिल लगाकर नेक अमल करते हैं और फिर कुछ दिन
सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में घिर कर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे, आसमानों और जमीन जितना नूर मिल जाए। इंसान क्या करे कि आसमानों और जमीन जितना नूर मिल जाए। अल्लाह को ना कहना छोड़ दे, इसे इतना नूर मिलेगा कि इसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। और फिर से गर्दन उठाए मस्जिद की ऊंची छत को देखने लगा था। इसे महसूस हुआ इसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा है। वो धीरे से उठी और बाहर की तरफ चल दी। सुनो, वो पीछे से बोला। हया लम्हे भर को रुकी। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। वो पलटे बगैर आगे बढ़ गई। दिल तो मारना पड़ता है, मगर जरूरी तो नहीं कि ठोकर भी खाई जाए। इंसान ठोकर खाए बगैर, जख्म लिए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफा में हाँ क्यों नहीं मानता? नीली मस्जिद के कबूतर की तरह ऊपर उड़ना क्यों चाहता है? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबको आखिर मुंह के बल गिरने का इंतजार क्यों होता है, और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? इसने हथेली की पुष्ट से धीरे से आंखें रगड़ी और बाहर निकल आई। एक फैसला था जो इसने नीली मस्जिद के गुंबद को गवाह बनाकर किया था। अब इसे इस फैसले को निभाना था। नेक्स्ट पार्ट।